मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज बात करेंगे यूपी के इलेक्शन के बारे में, फार्मर के बारे में। और इलेक्शन बहुत करीब है तो सारे पार्टी के नेता अब यूपी जाना शुरू कर दिए हैं। इन सारी चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ हैं शरियार खान साहब। शरियार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो शरियार भाई, ये बताइए, एक आपने फार्मर का मूवमेंट अभी देखा है और काफ़ी एग्रेसिव जा रहा है, अचीव भी कर रहे हैं। पहले ये लोग दो बॉर्डर पे कर रहे थे, अब जो इशू हुआ पुलिस वाले ने एक फार्मर का सर फोड़ा था, तो इन लोगों ने करनाल में नया प्रोटेस्ट बनाया है। तो ये जो अचीवमेंट देख रहे हैं, तो क्या आगे चलकर इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होगा कि फार्मर पीछे हट पाएंगे? नहीं, अब तक तो वो अपने मोर्चे से पीछे हटे नहीं है। मुझे लगता है कि 2014 के बाद प्रॉबली द बिगेस्ट एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट है, ये एंटी बीजेपी मूवमेंट है। एंटी बीजेपी मूवमेंट इसलिए है कि फार्म लॉस के जो मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, वो अलग सब्जेक्ट है फरहान साहब। ये जो गवर्नमेंट जो इनसेंसिटिव है, फार्मर्स के बातों को सुन नहीं, सच हो या गलत हो, लेकिन उनसे जाके एंगेज भी ढंग से नहीं कर रही है। और वो जो मिनिमम जो ट्वीकिंग कर रहे हैं कि एमएसपी को कानून बना के लाइए, उसके बारे में भी अडमेंट है। मुझे लगता है कि जिस कदर से फार्मर्स को ये लोग स्ट्रॉन्ग हाई हैंडेड मेथड्स यूज़ करके राकेश टिकायत को, वो गाजीपुर में था, उसे खींच के उसे भगा दे, तो वो बहुत बहुत अच्छा मूव वो किया है मुजफ्फरनगर में आके। द वे ही हैज़ कॉल्ड आउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, जिसका वो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, जो बर्बाद हो गई थी मुजफ्फर रॉयड्स के बाद, जो बीजेपी बर्बाद करी थी, वो यूज़ करके, वो जो कैस्ट डिस्प्यूट था उसे कम्युनल बना के, इसको ये लोग जोड़ के जो एक यूनाइटेड, एक सॉलिडारिटी का फ्रंट प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो फार्मर्स मूवमेंट पॉलिटिसाइज हो रहा है, यही मौका है अपोजिशन को कि इसको कैपिटलाइज करे। और ये जो कम्युनल एजेंडा है बीजेपी का, डिविजिव पोलराइज करके जीतने का, ये एक उनका एक सुनहरी मौका है इसको कैपिटलाइज करके बीजेपी को हराने का। तो शरिया साहब, ये देखना पड़ेगा कि इलेक्शन तक ये जो मूवमेंट है इसी तरह रहता है, क्या फार्मर के अंदर फूट हो जाती है कि नहीं होती, एक मामला होगा। क्योंकि बीजेपी चाहेगा इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि अगर फार्मर सारे मिलके एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो उसको जीतने की चांस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे बीजेपी जो पॉलिटिकल एजेंडा खेलने की कोशिश करेगा कि इसको फूट को तोड़ा जाए। और इस वक्त अभी तक फार्मर से ये क्लियरिटी नहीं मिला है कि किस तरफ जाएंगे। क्या लगता है आपको? देखो, इसमें इस मूवमेंट का एक अनोखा एक चीज हम देख रहे हैं फरहान साहब, कि भारतीय किसान संघ, जो आरएसएस के एफिलिएट फार्मर्स यूनियन है, वो लोग भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप लोग जो एमएसपी दे रहे हैं वो हम लोगों को ठीक नहीं होता, इन्फ्लेशन कहीं पहुंच गया है, एमएसपी अनचेंज है, पुराना ही एमएसपी है। और पंजाब और राजस्थान के फार्मर्स को सेम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जिसे कहते हैं, सेम है। पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, पानी फ्री है, राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली है, पानी कॉस्टली है, तो कैसा इंसाफ होगा? एमएसपी सेम इधर, एमएसपी सेम उधर। तो वो खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन वो ये जो तिकायत साहब की पार्टी है, भारतीय किसान यूनियन और एसके संयुक्त जो भी इनका फॉर्मल यूनियन है, उनसे एफिलिएटेड नहीं है, उनके साथ बैठते नहीं। लेकिन ये जहां से भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इवन दे वांट टू प्रोटेस्ट इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। दैट इज अ थिंग दैट इवन बीजेपी की सो कॉल्ड एफिलिएटेड और आरएसएस के एफिलिएटेड फार्मर्स यूनियन भी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। तो इमेजिन कीजिए आप कि इसमें पोटेंशियल कितना है पॉलिटिकल कैपिटलाइजेशन करने के लिए। ये अलग बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसको कितना कर पाएंगे। आप अगर यूपी की बात स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर लेट चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत चौधरी के बेटे अब जो लोक जनशक्ति बना है, ऐसे जो प्रो फार्मर्स जो पार्टीज उभर के आए हैं, सिर्फ फार्मर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके, ये फार्मर्स और समाजवादी पार्टी और जो एक ही माइनॉरिटीज इन सेक्युलर वोट्स को जो ड्राइव करते हैं ना, इन लोगों को मिलकर लड़ना है। क्योंकि इस बार ऐसा पहली बार हुआ है फार्मर्स मूवमेंट में कि ये एसकेएम जो संयुक्त किसान मोर्चा हिंदू मुसलमान को जोड़ रहा है। और यहां तक इसकी बात है फरहान साहब के राकेश टिकायत तो माफी मांगा है लोगों से कि 2013 में जो मुजफ्फर रॉयड्स हुए थे, जो छोटा सा कैश डिस्प्यूट था, उसे बीजेपी कम्युनल बना के हम लोगों के बीच में, मतलब हिंदू मुस्लिम फार्मर्स को भी तोड़ दी, जिसका फूट डाल दी, जिससे हम लोग सफर कर रहे हैं। अब ये हम होने नहीं देंगे, इसलिए वो घर घर जा रहे हैं अल्लाह अकबर हर हर महादेव का स्लोगन लेके। अगर ये जो सोशल इंजीनियरिंग ये कर रहे हैं, अगर इसको पॉलिटिकल पार्टीज एक कोलिशन बना के, लाइक माइंडेड पार्टीज कैपिटलाइज करेंगे, तो बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि ये फार्मर्स के पास पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो मतलब ये है कि इस बार फार्मर जिसके तरफ झुकाव डालेगा, वो पार्टी को जीतने का ज्यादा चांस है।
डेफिनेटली है। ये लोग तो प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्या है बोलिए? कांग्रेस तो यूपी में कुछ भी नहीं है तो कुछ पोटेंशियल तो अखिलेश सिंह यादव में है। उन लोगों को ये यूज करना चाहिए। ठीक। तो अब ये बताइए ऐश्वर्या साहब कि सारे पॉलिटिकल पार्टी वहाँ जाना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे लोग जो अध्यक्ष से ही अपनी जी। यात्रा को शुरू कर रहे हैं। इसी बीच में अपने असुद्दीन ओवैसी साहब भी गए और तो इन्होंने 3 दिन का वहाँ पर एक विजिट मारा। असुद्दीन ओवैसी को मालूम है कि मीडिया का अटेंशन कैसे लिया जाता है, कि वो ऐसी बातें करते हैं कि सारा मीडिया उसको रिपीट करके दिखाता है। तो जब तक ये यूपी में थे तो मीडिया में तो इनका बहुत सारा फुटेज आया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये फुटेज वोट बैंक में भी तब्दील होगा? असद साहब को मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बट बड़े लीडर हैं, लेकिन उनके बारे में बेबाक ये कहना पड़ेगा कि असद उद्दीन ओवैसी को सेक्युलर पार्टी से ज़्यादा कम्युनल पार्टीज यूज़ कर रहे हैं, बीजेपी। ये अगर जाते हैं तो गोदी मीडिया उनके पीछे इसलिए पड़ता है कि वो बेस्ट कैंडिडेट हैं वोट्स को डिवाइड करने के लिए और हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए। क्योंकि वो देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम में असद साहब को पूरा इख्तियार है, पूरा राइट है कि वो कंटेस्ट करें और वो एक नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं। लेकिन एज अ पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल एंड एनालिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस पोलराइज एम्बियंस में असद साहब का रोल क्या बेनिफिशियल होगा या डिट्रीमेंटल होगा कि सेक्युलरिज्म के खिलाफ होगा। ये मुझे लगता है कि अभी उनकी शख्सियत को, उनके स्टेचर को, जो उनकी पार्टी का नाम है मुस्लिम बोल के है, अपेरेंटली है। सी बीजेपी का नाम भी पहले हिंदू जनसंघ था, वो हिंदू निकाल के भारतीय जनता पार्टी बनाए क्योंकि मेजॉरिटी होते हुए भी उनको लगा कि हिंदू रखने से वोट्स नहीं आएंगे, डेमोक्रेसी में चलता नहीं बोल के, तो वो चेंज करके भारतीय जनता पार्टी बनाए। असद साहब को ऐसा कुछ करके आना चाहिए। क्योंकि ये मुस्लिम टैग रख, देखिए हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर बात ये कि जब तक आप मिल के नहीं जाएंगे, आज तक आप देखिए आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद जब तक सारी कम्युनिटी किसी चीज़ पे मिल के नहीं लड़ी है, जीत नहीं हासिल हुआ है। जी हाँ। तो जैसे आप सिर्फ करेंगे मुस्लिम मुस्लिम तो इसको आपको 2-4 सीट मिल जाएंगे। नहीं, आपकी पार्टी ही आप मुस्लिमीन ऐसा रखे हैं। हाँ। तो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में असद साहब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आप एक मुस्लिम बोल के पार्टी में रखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं रखना, रखेंगे तो उसका सिग्नल यही है ना कि आप मुस्लिम्स के इंटरेस्ट, अपेरेंटली एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। फिर आप पार्लियामेंट में खड़ के इंक्लूसिव इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो एक मुझे लगता है कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है ये। तो बात ये है कि देखिए ये तो हो ही नहीं सकता है कि सारे मुस्लिम एक साथ हो के सिर्फ उन्हीं को वोट डाल दें। अगर वो डाल भी दें तो कुछ चंद 2-3 सीट उनको मिल सकता है, लेकिन ये जो 100 सीट पे खड़ा होने की बात कर रहे हैं और 100 कैंडिडेट करते हैं तो काफ़ी इम्पैक्ट यूपी में हो सकता है। क्योंकि देखिए इस बार जिस तरह से बहुत सारी पार्टियां आई हैं, मार्जिन जो विनिंग मार्जिन हुआ बहुत कम होगा, ज़्यादा मार्जिन से लोग नहीं जीत हार में होगी। तो ऐसा नहीं हो कि ये 100 सीट मुसलमानों के लिए महंगा पड़ जाए। हो रहा जा तो रहे हैं मुसलमान का खारका बन के, कहीं उल्टा ना हो जाए। उल्टा लास्ट टाइम क्या हुआ था, इन लोगों के कैंडिडेट्स जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े थे अपना डिपॉजिट लूज किए थे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन असद साहब की तकरीरें इतने पावरफुल होती हैं कि हिंदू कंसोलिडेशन हो गया। हिंदू लोग डर गए कि ये राइट विंग मुस्लिम है, हालांकि असद साहब राइट विंग मुस्लिम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लगते हैं ऐसा, उनके पार्टी का नाम ऐसा है, लेकिन वो बात तो सेक्युलरिज्म की करते हैं। वो डर के क्या किए, सी दे हैव इक्वेट असद साहब विद कम्युनल मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, दे हैव, व्हिच इज आई थिंक रॉन्ग। फिर भी किए हैं। हम लोग को नैरेटिव को चेंज करना मुश्किल है, असद साहब ही करना पड़ेगा। तो वो जब बात करते हैं तो क्या होता है, पूरे हिंदू लोग अरे इनो आ जाते हैं बोल के, खासकर उनके भाई जो अकबर ओवैसी के जो बयानात पहले के थे उसे हाईलाइट करके गोदी मीडिया उनको अभी भी चलाती है। उनकी बर्बाद कर दी उनकी इमेज। तो मुझे लगता है कि इस फैक्टर में असद साहब से एक स्ट्रैटेजिक अलायंस करना बेटर होगा, जहां पे जीतेंगे, जहां इनका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उनका अपील है। उस उधर जाके एसपी या जो भी है, अजीत सिंह की जो पार्टी है लोक जनशक्ति, इनसे स्ट्रैटेजिक अलायंस करके 5-6 सीट्स जीतेंगे तो आई थिंक दैट मेक्स सेंस रादर देन कंटेस्टिंग इन 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन जैसे ये असद साहब बोलते हैं कि बीजेपी के पास अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और मुस्लिम के इशू को इसके ऊपर बात करती रहती है, तो असद साहब भी अगर आप उनके पूरे स्पीच इस 3 दिन के देखेंगे तो इन्होंने 3-4 चीज़ पे, योगी के बारे में, बीजेपी के बारे में, मोदी के बारे में, कहीं ये खुलासा नहीं कर रहे हैं क्लियर कट कि आप डेवलपमेंट की बात करें। लेकिन क्योंकि जैसे डेवलपमेंट पे बात करेंगे तो मीडिया इनको उतना फुटेज देगी नहीं। तो जब ये योगी के बारे में बुरा बोलते हैं, मोदी के बारे में बुरा बोलते हैं, तो मीडिया उसको उछालती है। आज जो वहीं पे मेरे को लगता है नेगेटिव वोट जो है वो बीजेपी को फायदा होता है। जो किसान महापंचायत में जो ये बोल रहे हैं ना, व्यू कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, अल्लाह अकबर हर हर महादेव करके करना, उस पे
इसका गलत असर पड़ेगा। वो जो लोग बना रहे हैं वो बिगड़ जाएगा। ऐसे क्योंकि आप जैसे बिल्कुल सही बोल रहे थे कि जब ये जाके सिर्फ योगी के बारे में बात करें या मोदी के बारे में बात करें तो वो जो जो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम वोटर्स हैं जो दो माइंड्स में हैं कि मोदी गवर्नमेंट के रिजीम में फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, फर्टिलाइजर्स के प्राइस बढ़ गए, फार्मर्स रोड पे आ गए, उनको पूछ को भी नहीं देख रहे हैं रिजीम, वो लोग फिर असद साहब को देख के शायद अपना माइंड चेंज करें लास्ट मोमेंट में। तो असद साहब से यही हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो एक स्ट्रैटेजिक अलायंस करें। उनको कंटेस्ट करने का पूरा राइट है, लेकिन स्ट्रैटेजिक अलायंस करें और एक सेक्युलर प्लेटफॉर्म पे और उनका पार्टी का नाम चेंज करना हो। जी। दूसरी बात देखिए, ग्राउंड में जो रिपोर्टर अभी जा रहे हैं, अगर उनकी इंटरव्यू, उनकी बातों को अगर आप देखेंगे तो वो डायरेक्टली मुस्लिम के एरिया में जाते हैं रिपोर्टर्स और बात करते हैं 1 to 1, और उस तरह से जाते हैं कि कोई प्लान नहीं होता है। वहाँ पर अगर रुझाव देखते हैं, मुसलमानों के रुझाव देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, तो जो सीनियर हैं, जो जिनकी उम्र 40-45 से ऊपर है, वो क्लियर कट बोलते हैं हमको वैसे वैसी से नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जड़ हिला हुआ है यहाँ, तो पहले अपने जड़ को हम मजबूत करें, बाद में बाकी बात करेंगे। लेकिन जो यंगस्टर हैं जिनका एज 18 से 25 के बीच में, वो एक अलग जोश में है, वो लगता है टूवर्ड्स वैसी, ये सिनारियो लग रहा है। देखिए, यंगस्टर्स अगर एएमआईएम के तरफ अगर तवज्जो दे रहे हैं तो ये अगेन मैं बोलता हूँ ना, एक मुस्लिम का जो सिस्टम इवॉल्व हुआ है, पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व हुआ है, कंप्लीट मैट्रिक्स फ्लॉड है बोल के क्यों ये बच्चे असद साहब की तरफ देख रहे, नहीं देखना बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं। आज के जो एग्जिस्टेंशियल, मतलब हम लोग मर जाएंगे, प्रेसिपिस टेबल के कोने में खड़े हैं हम लोग, इस वक्त हमको एक्सपीडियंट है, एडवांटेजेस है अगर हम उस पार्टी के साथ जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करे, मुस्लिम्स के नहीं फरहान साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल के वैल्यूज को प्रोटेक्ट करें। बीजेपी तो बिल्कुल उसके खिलाफ है, और असद साहब खुद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। असद साहब को भी थोड़ा स्ट्रैटेजिक रिट्रीट करना चाहिए और वहां सामने जाना चाहिए जहां पे ये लोग, ये है ना, एक टैक्टिकल अलायंस करे जो उन पार्टियों से जो इनके जैसा सोचते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बेबाक जाके मैं 100 में खड़ जाता हूँ बोले तो लोगों को एक सस्पिशन आता है कि क्या अल्टीरियर मोटिव्स होंगे बोल के। शरिया साहब, एक चीज़ बताता हूँ, अगर यंगस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कॉपी करते हैं तो मैं बोलता हूँ उनके नॉलेज को कॉपी करो, उनके एजुकेशन को कॉपी करो, उनके बात करने का स्टाइल कॉपी करो। और दूसरी बात, आप देखिए अपने फैमिली मेंबर्स को वो इंडिया से बाहर एजुकेशन के लिए पढ़ा के भेज रहे हैं। आप कितने लोग हैं जो अपने उतनी तवज्जो दे रहे हैं एजुकेशन पे? असद साहब को कॉपी वाकई एजुकेशन में करना चाहिए, बैरिस्टर एट लॉ हैं वो, मतलब फॉरेन से, लंदन से पढ़ के आए हैं। आज में आप हम लोग जैसे अक्सर आप और मैं बात करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में शादी महल बहुत ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन बिल्कुल कम है। असद साहब अच्छे अच्छे कॉलेजेस बना के हैं, हॉस्पिटल्स भी चला रहे हैं माशाल्लाह। वो वहाँ इम्यूलेट कीजिए असद साहब को, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में आप क्रिश्चियंस 2% हैं, सबसे ज़्यादा स्कूल्स उनके हैं, सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स उनके हैं। हम लोग 16% हैं, ना हमारे कोई स्कूल्स हैं, ना हमारे कोई हॉस्टल्स हैं, ना हमारे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। जो अल-अमीन कॉलेज है उसका हाल आपको मालूम है, अमानत बैंक का हालत आपको मालूम है, वक्त का मालूम है, फलाना मालूम है, ये जुम्मा मस्जिद का भी सामने आके वो मालूम है। हम लोग डूबते ही जा रहे हैं बिकॉज एजुकेशन नहीं है। असद साहब से कुछ सीखना है हम लोगों को और यंगस्टर्स को, तो असद साहब और असद साहब जैसे एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड मुस्लिम से वो सीखे, इल्म हासिल करने का सीखे, दैट विल बी वेरी गुड इंस्टेड ऑफ दिस वन। तो शरिया साहब, यूपी के ऊपर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि यूपी का इलेक्शन सर पे है, देखना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन जिस तरह से बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, भीड़ तो बहुत जमा होती है, बहुत सारे सुनने वाले लोग आते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा वोट कितना उनको मिलता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।